and welcome again, my dear students. This is chapter Organisms and Populations for class 12th and NEET examinations. This is equally beneficial for TGT and PGT examinations. Stay with me. The topic for the day is major abiotic factors. So there are four major abiotic factors, that is temperature, water, light and soil. Let us discuss one by one. टेम्परेचर की बात करते हैं. तो टेम्परेचर का प्रेजेंट होना एज ए बायोटिक फैक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट क्यों है भाई? क्या ज़रूरत है इकोलॉजी या एनवायरनमेंट में टेम्परेचर को पढ़ना इतना इम्पॉर्टेंट क्यों? क्योंकि टेम्परेचर डिसाइड करता है कि कहाँ पे किस तरह की वेजिटेशन प्रेजेंट हो सकती है. क्योंकि जो बॉडी होगी आइदर प्लांट और एनिमल बॉडी, वो टेम्परेचर के हिसाब से खुद को एडजस्ट करती है, एडेप्टेशंस शो करती है, जिसकी वजह से वैरायटीज़ का अलग अलग डेवलपमेंट शुरू होता है. तो टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही ऑड टाइप का है अर्थ पे अगर बात करें. जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए यार, अब ये इधर का पोल हो गया, इधर का पोल हो गया, है ना, पोलर रीजन हो गई, और ये हमारा 0 डिग्री हो गया, इक्वेटर विषुवत रेखा, है ना, और इसके ऊपर दिस इज व्हाट 23.5 नॉर्थ, 23.5 साउथ. इसके बाद आ जाइए 66 पे, है ना, 66.5 साउथ, 66.5 नॉर्थ. ये एक रफ आउटलाइन हो गया. इज इट क्लियर? ठीक है ना. और ये पोल के ठीक बीच में से एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए. इंटरनेशनल टाइम जोन के हिसाब से 0 मान लीजिए. जो मान लीजिए कि इंग्लैंड के पास से 11 बजे क्या करता है ना, लंदन क्रॉस करते हुए. ठीक है. अब ये जो 0 डिग्री आपको दिख रहा है, यानी इक्वेटर, है ना, दिस इज व्हाट इक्वेटर. तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है ये बहुत ही हाई रहेगा और साल भर बहुत ज़्यादा रहेगा. इक्वेटर के पास टेम्परेचर कंपैरेटिवली किसी भी और रीजन के कंपैरिजन में यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा और हमेशा ज़्यादा रहेगा. यहाँ ह्यूमिडिटी बनी ही रहेगी और सन की रेज भी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक अवेलेबल रहेंगी. तो सबसे लंबे दिन यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है. पोल की बात करें, अगर पोल की ओर शिफ्ट होती तो यहाँ टेम्परेचर बहुत ही कम रहेगा. आप कह सकते हो सब ज़ीरो कैटेगरी का है. मतलब कि ये 0 या 0 से बिलो, 0 या 0 से बिलो रहेगा. आइदर 0 और बिलो 0, सब 0. सो इट वेरीज ग्रेटली. नॉर्मल की बात करिए तो यहाँ पे अगर -15 है, नॉर्मल, वेरी नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द पोल -15, और यहाँ पे 40 के आसपास है, 40 डिग्री सेल्सियस. सो देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस ऑफ 55 डिग्री सेल्सियस. देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस ऑफ 55 डिग्री सेल्सियस. यस. सो द वेजिटेशन, the plants, the animals that develop in a particular area according to the environmental condition depends on the temperature, have different type of adaptations, and so that their bodies are differently adapted and the species are very different from each other. Is it clear? Yes. तो टेम्परेचर का बहुत रोल है अलग अलग बायोम को क्रिएट करने में. अलग अलग बायोम जो डेवलप होते हैं, इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने बायोम के बारे में अच्छे से समझाया था. तो अलग अलग बायोम को डेवलप करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है टेम्परेचर. अब जैसे जैसे आप क्या बोलते हैं, ग्राउंड से माउंटेन है, जैसे हिमालय हो गया,
है ना, हमारा ट्रोपोस्फेयर हो गया। तो जैसे जैसे ग्राउंड से ऊपर हिमालय के पीक तक पहुँचेंगे ट्रोपोस्फेयर के अंदर, वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता चला जाता है। 1 डिग्री सेल्सियस हर कुछ किलोमीटर जाने पे, है ना, जैसे 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर की हाइट चढ़ने पे 1 या 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता चला जाता है। तो जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर कम होगा अप टू अ सर्टेन लिमिट। उसके बाद जब आप एक्सोस्फीयर, मेसोस्फीयर उसके बाहर जाते हो तो फिर वो अलग मैटर है भाई, वो तो टेम्परेचर उसको हम नहीं चेक कर सकते। हम ट्रोपोस्फीयर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ग्राउंड से, खासकर ग्राउंड से जब माउंटेन के पीक की ओर जाते हैं तो ठंडी पड़ती है, ये एकदम फिक्स है, ये क्लियर है, ठीक है। इसी तरह से जब इक्वेटर से पोल की ओर मूव करते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होता चला जाता है। इक्वेटर से पोल की ओर आते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होता चला जाता है। ये समझ में आ रहा है ना बहुत अच्छे से? वेरी गुड, ठीक है। तो इसीलिए जैसे जैसे दूर जैसे अब यहाँ बहुत हाई टेम्परेचर है इक्वेटर के पास, यहाँ बहुत लो टेम्परेचर शुरू हो रही है, तो 23 और इसके आसपास क्या है, थोड़ा मॉडरेट टाइप का टेम्परेचर मिलता है, ना बहुत हाई है ना बहुत लो है। तो वैरायटीज़ इसके आसपास कुछ ज़्यादा डेवलप होती है ना, 23.5 डिग्री सेल्सियस। और इसके अगल बगल क्या कि मौसम सीजनल वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है। अब सीजनल वेरिएशन है तो उसी हिसाब से प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर एडेप्टेशंस भी होंगे, क्योंकि उनको सीजनली चेंज होना है। समझ में आ रहा है ना? गुड। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप का एडेप्टेशन, जैसे अगर पोल पे बात करें तो यहाँ पे पोलर बियर है। अब इसको कहिए कि थार या सहारा के रेगिस्तान में गर्म यहाँ ले आकर रख दीजिए तो बेचारा ऐसे ही मर जाएगा। अब ऊँट है ना, कैमल को उठाइए और पोल पे ले जाकर रख दीजिए, जाओ टहलो, उसकी डेथ हो जाएगी। क्या है कि उनकी बॉडी ने, the body of that animal, that is camel or polar bear, they adapted themselves accordingly to their environment. So that is why we study the major abiotic component, that is temperature. इसलिए ये बहुत important है कि हम सभी abiotic factors को अच्छे से समझ लें, है ना। इसी तरह से अब वाटर बॉडीज़ की बात करें, रिवर या पॉन्ड वाटर बॉडीज जो है, जो रिवर तो फ्लो करती रहती है तो उसका इकोसिस्टम अलग रहता है, ना वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा ना गर्म हो जाएगा। अगर किसी बहुत पोलर एरिया में है तो जम जाएगा, बर्फ हो जाएगा, लेकिन अगर प्लेन एरिया में है तो लगभग कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ ही रहेगा, जितना ज़मीन पे टेम्परेचर होगा लगभग उसी टेम्परेचर के आसपास। पॉन्ड है तो वो लोकेलिटी के हिसाब से ठंडा या गर्म होगा, क्योंकि वहाँ पे फिर उसी तरह की सॉइल होगी, उसी तरह के मिनरल्स मिलेंगे उसमें। अब ओशन और बहुत बड़े झील की अगर हम बात कर लें, कोई बहुत बड़ा झील हो, कोई ओशन हो, कोई झरना हो, तो इसके लिए बहुत हमें सावधानी से पिक करना होता है वर्ड्स को, क्योंकि हॉट स्प्रिंग्स भी होते हैं, कोल्ड स्प्रिंग्स भी होते हैं। अभी जो हॉट स्प्रिंग्स होते हैं वहाँ का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास भी हो सकता है। इमेजिन करिए क्या 100 डिग्री सेल्सियस पे लाइफ एग्जिस्ट करेगी? नहीं करेगी, बट फिर भी कुछ बैक्टीरिया मिलते हैं। जो इस टेम्परेचर के आसपास रिपोर्ट किए गए हैं, जो जिंदा हैं, यानी उनके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो नियर अबाउट 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास भी खुद को जिंदा रख सकते हैं। इतनी हीट में भी वो अपने आप को सरवाइव करा लेते हैं। ये समझ में आ रहा है ना? तो बहुत वाइड वैरायटी है। अब जैसे यहाँ पोल्स पे -15 पे भी मछलियाँ और -15 पे भी एनिमल्स वहाँ जितना है, पोलर बियर वगैरह। समझ में आ रहा है? सो इन्होंने अपने आप को उसी हिसाब से एडजस्ट कर लिया है। एग्जैक्टली
इनका एडाप्टेशन और एडजस्टमेंट भी उसी तरह का है। इसी तरह से ओशन में बहुत हॉट वेंट्स होते हैं, है ना, लावा या मैग्मा, उसके छोटे छोटे दरारें होती हैं, इसको वेंट्स बोलते हैं। तो वहाँ भी लाइफ को पाया जाता है, बट लाइफ का फॉर्म अलग होगा क्योंकि वहाँ पर प्रेशर, वहाँ की डिज़ाइन बिल्कुल अलग होगी। तो टेम्परेचर का भी बहुत बड़ा रोल है हमारे बायोडाइवर्सिटी के कंडीशंस में। अब यहाँ पे स्टीनोथर्मल्स और यूरीथर्मल दो वर्ड डालते हैं, है ना। यूरीथर्मल प्लांट्स मतलब ऑर्गेनिजम्स एंड स्टीनोथर्मल्स, यूरीथर्मल्स एंड स्टीनोथर्मल्स, स्टीनोथर्मल्स। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं ये है क्या। तो बहुत ही सिंपल है, आपको ये समझना होगा यू मीन्स ट्रू, यू मीन्स ट्रू, है ना, एंड स्टीनो मीन्स फिक्स, तो फिक्स है, ठीक। तो के फैक्टर की यूरीथर्मल्स और स्टीनोथर्मल्स की बात आती है तो इसमें एग्जाम्पल पूछ लेता है नीट एग्जामिनेशन में या बहुत सारे और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। तो आप याद कर लीजिए यूरीथर्मल्स, यू मीन्स ट्रू, थर्मल यानी हीट, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सही में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के वेरिएशन को टॉलरेट कर सकते हैं, अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं, रियल में जो कर सकने की क्षमता रखते हैं और कर सकते हैं, टॉलरेट करते भी हैं रियल में, उनको यूरीथर्मल कहेंगे। स्टीनोथर्मल जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के वेरिएशन को वो क्या करते हैं, टॉलरेट नहीं कर सकते, नैरो रेंज तक कर सकते हैं, इसीलिए इनकी जो क्या बोलते हैं पहुंच होती है या जो इनके पाए जाने की लिमिटेशन है बहुत नैरो रेंज तक होती है, वाइडर रेंज में नहीं होती है। तो यूरीथर्मल की एग्जांपल्स हो जाएंगे डेजर्ट पपफिश, ग्रीन क्रैब्स, टाइगर, मैन, कैट, डॉग। इसके अलावा रोज़ देखिए आप गर्म इलाके में भी लगा दीजिए, थोड़े ठंडे इलाके में भी लगा दीजिए, थोड़ा नॉर्मल कंडीशंस जहाँ पे सीजनल वेरिएशन बहुत है वहाँ भी लगा दीजिए, है ना। प्लेन एरिया में लगा दीजिए, प्लेन एरिया में भाई गर्मी के दिनों में 40 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर होता है, 45 डिग्री सेल्सियस तक, और ठंडी के दिनों में 2, 3, कभी कभी 0 भी हो जाता है। तो बहुत वेरिएशन को आराम से ये फ्लावर्स, रोज हो गए, ओक ट्रीज हो गए, सो दीज आर व्हाट बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ व्हाट यूरीथर्मल ऑर्गेनिजम्स। अब स्टीनोथर्मल की बात करें, पहले मैंने बता दिया कि ये वैसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन को टॉलरेट नहीं कर पाते। तो रेप्टाइल्स हो गए, आपने देखा बहुत ठंडी बहुत गर्मी में भाई कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म है, तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसी तरह से इंसेक्ट स्पीसीज, रेंडियर मॉसेस, अब रेंडियर मॉस जो है वो पोल्स पे ही पाए जाते हैं, उसके अलावा कहीं मिलेंगे नहीं आपको, है ना। लाइकेन, जहाँ पोल्यूशन हुआ वहाँ से लाइकेन गायब, और वैसे भी इसके ग्रो करने के लिए एक मिनिमम टेम्परेचर चाहिए होता है। अगर ये 25-28 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होने लगता है टेम्परेचर तो वैसे भी इनका सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। फिग ट्री आपको पता ही है, सिर्फ टेम्परेचर रेंज के हिसाब से ये मिलते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो मसाले दक्षिण भारत में गर्म, मतलब सदर्न इंडिया में बिल्कुल गर्म कंडीशन में, गर्म माहौल में उगते हैं, उनको आप ले जाके कश्मीर में उगाइए तो वो सर्वाइव नहीं करेंगे। सो दीज आर व्हाट द एग्जांपल्स ऑफ स्टीनोथर्मल्स। अब हम वाटर की बात कर लें, पहले के बाद वाटर की बात करें तो वाटर क्या है। वाटर की अवेलेबिलिटी भी बायोडाइवर्सिटी को बहुत प्रभावित करती है अलग अलग तरीके से, और इसके साथ साथ ही कि वाटर किस तरह का है, सलाइन वाटर है, फ्रेश वाटर है, कैसा। तो वाटर का प्रेजेंट होना या एब्सेंट होना भी काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है। इसके अलावा वो सलाइन वाटर है या फ्रेश वाटर है, इस पर भी डिपेंड करता है ना। इसके अलावा वो पानी रुका हुआ है कि चलता रहता है, इस पर भी डिपेंड करता है। तो वाटर की अवेलेबिलिटी भी बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। एक अच्छी लाइफ को ग्रोथ होने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर होना ही चाहिए, जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो और डेवलप, इनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट हो।
एक कहावत है कि जल जीवन का संचालक है। मीन्स वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल थिंग दैट वी रिक्वायर्ड फॉर आवर लाइफ। अब एग्जाम्पल में आप समझ सकते हो कि डेजर्ट में पानी की कमी होती है, तो इसलिए वहाँ पे लिमिटेड टाइप ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स होते हैं, और वहाँ का एडेप्टेशन फिर प्लांट्स ने वैसे ही किया। कैक्टस का प्लांट आप देख लीजिए, या वहाँ के पाए जाने वाले मैक्सिमम ट्रीज और प्लांट्स को देख लीजिए, उनकी जो लीव्स हैं वो कांटे में है ना, थ्रॉन्स में कन्वर्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। उनके लीव्स की जो स्टोमेटा है दे एक्चुअली ओपन ओनली ड्यूरिंग द नाइट्स टू अवॉइड द वाटर लॉस। अगर दिन में ओपन होंगे तो ज़्यादा वाटर लॉस हो जाएगा, तो रात में ओपन होते हैं ताकि कम वाटर लॉस हो, तो एडेप्टेशन होगा। स्टोमेटा सनकेन टाइप का होगा। सनकेन टाइप ऑफ स्टोमेटा आर फाउंड इन डेजर्ट प्लांट, और यू कैन से इन जीरोफाइट प्लांट्स। जीरोफाइट एंड जीरोफाइट्स, जीरोफाइट्स, इसके बारे में भी हम बाद में भी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। नाउ मूविंग टू द एक्वाटिक प्लांट्स, जहाँ पानी ही पानी है, तो उनके स्टोमेटा हमेशा ओपन रहते हैं। क्या दिक्कत है भाई, इतना पानी है, लॉस होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उनकी पत्तियाँ चौड़ी हो जाएंगी, खूब बड़ी बड़ी हो जाएंगी, है ना। डेसिडुअस प्लांट्स की लीव्स जो होंगी उनमें अलग मॉडिफिकेशन हो जाएगा। उनके जैसे ये स्टेम है तो उनका एंगल चेंज हो जाएगा, 40 से 60 डिग्री के बीच में से पड़ेगा। अपर सरफेस पे कम स्टोमेटा होंगे, लोअर सरफेस पे ज़्यादा होंगे। C3 प्लांट्स ने ऐसा एडेप्टेशन किया। C4 प्लांट्स की लीव्स सीधी सीधी बनती हैं, तो दोनों सरफेस पे इक्वल स्टोमेटा बना दो, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो वाटर डिसाइड करता है कि किस तरह का क्या बोलते हैं डेवलपमेंट हो सकता है प्लांट्स में, और उसी हिसाब से प्लांट का एडेप्टेशन हो जाता है। ठीक एनिमल्स के साथ भी ऐसे। एक्वेटिक एनिमल्स का स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है, स्ट्रीम लाइन स्ट्रक्चर है, उनको चलना फिरना है तैरना। जहाँ वाटर की कमी है वहाँ एनिमल्स ने अलग एडेप्टेशन किया है। कैमल की बात करें, डेजर्ट, उसने वाटर स्टोर करने के लिए अपने अंदर बॉडी में उनको बहुत सारे एडेप्टेशंस किए। ह्यूमन बीइंग की बॉडी, अब क्योंकि ह्यूमन बीइंग एकमात्र आप कह सकते हैं ऐसा प्राणी है जो लगभग हर जगह पाया जाता है ना, लगभग हर जगह, अर्थ पे तो लगभग हर जगह। तो इसने अपने आप को ऐसा अडॉप्ट किया है, ऐसे बनाने की कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम हर कंडीशन में सर्वाइव कर लो। लेकिन कुछ एनिमल और कुछ प्लांट्स बहुत ही चूजी नेचर के होते हैं, स्पेसिफिक, वहाँ सर्वाइव कर सकते, उसके अलावा कहीं ले गए तो वो मर जाएगी, है ना। तो वाटर भी उसमें से एक बहुत बड़ा रोल प्लेयर है, और वैसे भी वाटर के बिना तो बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना। तो वाटर की अवेलेबिलिटी के हिसाब से बॉडी में चेंजेस, डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटेट्स एंड हैबिट्स का डेवलप हो रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है लाइट। नेक्स्ट एबायोटिक फैक्टर है लाइट। अगर हम लाइट की बात करें, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द लाइट, तो लाइट की अवेलेबिलिटी के हिसाब से भी बहुत सारे प्लांट्स का डेवलपमेंट और उनके अडेप्टेशंस अलग अलग होते हैं। जैसे पोल पे लाइट कम मिलता है, पोल जो अर्थ का पोल है वहाँ पे लाइट कम मिलता है, तो वहाँ पे लेस अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट है, इसलिए वहाँ की वेजिटेशन बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है ना। वहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा गिरनी है, ठंडा ज़्यादा होना है, तो वहाँ पे पत्तियाँ चौड़ी नहीं हो सकती, लीव्स कभी भी ब्रॉडर नहीं होंगी, वो एकदम स्पाइनी होंगी और कोन के फॉर्म में होंगी कि ऊपर बर्फ़ गिरे तो फिसलता हुआ नीचे चला जाए। कोनिफेरस फॉरेस्ट मिल सकता, जहाँ लाइट प्रॉपर अमाउंट में मिलती है वहाँ पे अलग डेवलपमेंट होता है प्लांट्स, इवन एनिमल्स का भी अलग डेवलपमेंट होता है। ह्यूमन बीइंग की अगर बात कर लीजिए तो जहाँ इक्वेटर के आसपास की जो कंट्रीज़ है
वहाँ पे स्किन डार्कर हो जाती है, क्योंकि सनलाइट जितना ज़्यादा हमारे स्किन पे एक्सपोज होगा उतना ही मेलानिन सिक्रेट होगा और उतना ही डार्कर होगा। हालांकि डार्क स्किन होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे स्किन डिजीज़ के चांसेस और उसके रिस्क बहुत कम हो जाते हैं। जितनी ज़्यादा वाइट स्किन उतनी ज़्यादा डिजीज़, ये याद रखने वाली बात है। जितनी ज़्यादा वाइट स्किन, अगर एग्जैक्ट वाइट स्किन है किसी की तो पक्का है कि उसको स्किन डिजीज़ है, कोई ना कोई डिजीज़ ज़रूर होगी। कभी कभी तो पूरा गुच्छा ही होता है डिजीज़ का। तो सन बाथ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। अब वेस्टर्न जो ठंडे प्रदेश हैं, जो जहाँ के देश ठंडे हैं, कोल्डर रीजन, वो लोग सन बाथ की एक प्रोसेस होती है, वो किसी समुद्र के किनारे जाके कपड़े उतार के सन बाथ करने की कोशिश करते हैं, ताकि स्किन में जो इन्फेक्शन है या जो डिजीज़ है वो सही हो जाए, या अगर नहीं है तो उनको कोई इन्फेक्शन ना हो। तो ऐसा नॉर्मल प्लेन एरिया की कंट्रीज़ में नहीं होता, जो 0 डिग्री के आसपास है, 23 तक है या 30 डिग्री तक है, तो इनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, स्किन ब्लैक ज़रूर होती है, तो कुछ लोग उन्हें काला कहने लगते हैं। अब ये तो प्रॉब्लम ये है कि उनको नॉलेज नहीं है, तो वो कुछ भी बोल सकते हैं भाई, है ना। तो लाइट एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जिससे ह्यूमन की ही स्किन कलर आप देखते हैं अलग अलग हो जाती है। तो अगर ह्यूमन की स्किन कलर पे ये इतना इफेक्ट डालता है, सो नाउ यू कैन इमेजिन कि प्लांट्स और एनिमल्स के वेरिएशन पे कितना इफेक्ट होगा इसका। पोल वाला एग्जांपल ऑलरेडी आपने देख लिया। अब अफ्रीका की बात करिए तो अफ्रीका में 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा, इक्वेटर जो है ठीक बीचों बीच होके गुजरता है। अब जो इक्वेटर वहाँ से ठीक बीचों बीच जब होके गुजरता है, वहाँ पे जो फॉरेस्ट है उनकी पत्तियाँ चौड़ी चौड़ी हैं, बारिश हमेशा होती है, ह्यूमिडिटी बनी रहेगी क्योंकि टेम्परेचर भी हाई है, ह्यूमिडिटी भी है, चिपचिपा मौसम रहेगा, स्किन एकदम ब्लैक होगी वहाँ की। और प्लांट्स घने जंगल बनाते हैं, यानी बारिश भी होती रहती है और घने जंगल भी बनते हैं। अमेज़न के फॉरेस्ट भी लगभग उसी रेंज में आते हैं। तो आपने देखा कि लाइट की अवेलेबिलिटी और टेम्परेचर का कॉम्बिनेशन ये एक साथ है ना। तो जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर होते चले जाएंगे, 23 डिग्री नॉर्थ एंड 50 डिग्री साउथ, इक्वेटर से 23 डिग्री नॉर्थ 23 डिग्री साउथ, क्या होता है कि वहाँ पे लाइट की अवेलेबिलिटी सीजनल होती है, क्योंकि जब अर्थ रोटेट करती है तो वेरिएशन क्रिएट होता है। 365 दिन में कई वेरिएशंस क्रिएट होते हैं। तो अर्थ के रोटेट होने की वजह से कभी जो सन है वो पहुंच जाता है 23 डिग्री नॉर्थ में, तो कभी 23 डिग्री साउथ में। इज इट क्लियर? तो लाइट सच में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी लाइफ फॉर्म के डेवलपमेंट में और उसके डिस्ट्रीब्यूशन में। ऐसे ही जैसे आप ओशन की बात कर लीजिए, ओशन में भाई ओशन के किनारे पे अलग तरह की वेजिटेशन दिखेगी आपको, ठीक है। थोड़ा सा सी शोर साइड में अलग तरह की वेजिटेशन होगी। ओशन के अंदर यानी वाटर बॉडीज में अलग तरह की वेजिटेशन, प्लांट्स और एनिमल्स अलग तरह के होंगे। 10 मीटर नीचे अगर लाइट की बात करें उस ओशन के अंदर, तो वो अलग एटमॉस्फेयर क्रिएट करेगा। लेकिन अगर 500 फीट नीचे चले जाए, है ना, 500 फीट नीचे चले जाइए या 500 मीटर ही चले जाइए, चलिए फिर छोड़ दीजिए मीटर की बात कर रहे हैं हम लोग। तो 500 मीटर जाने के बाद क्या होगा कि सनलाइट ओशन के अंदर नहीं जाती। अब 500 मीटर के बाद अंधेरा होने लगता है। वहाँ पे जो प्लांट बॉडीज या एनिमल बॉडीज डेवलप होंगे वो बिल्कुल अलग तरह के होंगे, एकदम अलग। ये समझ में आ रहा है? तो लाइट की अवेलेबिलिटी भी बहुत बड़ा फैक्टर है, वन ऑफ द मोस्ट मेजर फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ। नाउ द लास्ट वन इज सॉइल। सॉइल की बात करें तो सॉइल, अर्थ पे सॉइल अगर नहीं होता
तो आप इमेजिन करिए कि प्लांट कैसे ग्रो करते हैं। आप कह सकते हैं कि सॉइल का संबंध हम सीधे पृथ्वी से समझते हैं, पृथ्वी मतलब सॉइल, ऐसे कहते हैं। तो सॉइल इज व्हाट? सॉइल इज वेदर्ड रॉक। अगर सॉइल की परिभाषा कहें तो सॉइल क्या है? सॉइल इज वेदर्ड रॉक हैविंग ऑल टाइप ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, all type of minerals which are actually required for the development, for the germination and development and growth of different life forms, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो। प्लांट जर्मिनेट करेगा, एनिमल ग्रो करेंगे अपना, ठीक है। तो सॉइल ही वो सब कुछ प्रोवाइड कराता है, ठीक है। अब सॉइल के साथ जुड़े हुए कुछ फैक्टर्स होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें से सबसे पहला फैक्टर होता है सॉइल का पीएच। सॉइल का जो पीएच वैल्यू होता है ये डिसाइड करता है कि किस जगह पे कौन से प्लांट्स ग्रो होंगे, है ना। इसी पीएच वैल्यू के हिसाब से उसका क्या बोलते हैं, कलर चेंज हो जाता है। कहीं ब्लैक सॉइल, कहीं रेड सॉइल होती है। तो इसी पीएच के साथ आप कह सकते हैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, combination of chemicals, combination of chemicals, different type of chemicals are present here, combination of chemicals। और तीसरा कि वो जो सॉइल है उस सॉइल में किस तरह की टोपोग्राफी प्रेजेंट है, यानी वो कहाँ पे है, उसकी हाइट क्या है। इसमें टोपोग्राफी का एक फैक्टर हम जोड़ सकते हैं। वैसे तो ये बहुत कॉमन बात हो गई समझने वाली कि भाई पहाड़ों पे टोपोग्राफी का मतलब यही होता है कि कहाँ, किस जगह, स्थान विशेष की बात हो रही है। जैसे सॉइल अगर पहाड़ का है तो पहाड़ों पे तो चट्टान पाए जाते हैं, तो वहाँ की सॉइल अलग होगी। सॉइल अगर प्लेन एरिया का है तो यहाँ की सॉइल कॉम्पोजिशन अलग होगी। सॉइल अगर महाराष्ट्र के आसपास और बंगाल के आसपास का जूट की खेती, ब्लैक सॉइल होगी, वहाँ अलग है। राइस फील्ड, पैडी फील्ड्स की सॉइल अलग होगी। मोटे अनाजों की जो है वहाँ पे अलग होगी। बलुई मिट्टी अलग होगी, चिकनी मिट्टी अलग होगी। तो सबकी बनावट, टेक्सचर, ये दिस इज व्हाट टोपोग्राफी, किस ग्राफिकल रीजन में प्रेजेंट है, ये हो जाएगा टोपोग्राफी। तो सॉइल का ये कॉम्बिनेशन भी बहुत प्रभावित करता है कि किस तरह से कौन सी फसल या कौन से एनिमल्स के सर्वाइवल या उनका डाइवर्सिटी वहाँ पे ज़्यादा हो सकता है। तो सॉइल एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अब सॉइल के साथ जुड़ा हुआ एक वर्ड आता है सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल क्या होता है? एक्चुअल में सॉइल बनने के कई तरीके होते हैं। सॉइल क्या होता है? वेदर्ड रॉक। तो सॉइल बनने के तरीके होते हैं, आप चार्ट बगल में देख लीजिए, है ना। इनमें बहुत सारे रीज़न आपको दिख रहे होंगे। जो सबसे नीचे है वो उसका माई बाप है, यानी बेड है, जहाँ मेन रॉक है। फिर उसके ऊपर डिफरेंट हॉरिजन्स हैं, और सबसे ऊपर की जो टॉप लेयर होती है ना, उसको हम ह्यूमस की लेयर कहते हैं। वो ऑर्गेनिक रिच एरिया होता है, जो पत्तियाँ टूटती हैं, एनिमल्स मरते हैं, सड़े गले ऑर्गेनिक पदार्थ उसमें पाए जाते हैं, और फिर उनसे आगे की डेवलपमेंट होती है। और यहीं पे फिर प्लांट्स और एनिमल्स के ग्रो होने की ऑप्टिमम कंडीशंस बनती हैं। यहाँ पे बैक्टीरियल और माइक्रोब्स की एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मेजर एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ दिस चैप्टर। अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू वेरी मच।